जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। तो जैसा आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि एक एक चैप्टर क्लियर करते जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो उसको आज हम लोग अगला चैप्टर रिवाइज करेंगे अपना और पढ़ाई करेंगे। तो ये आज का पहला चैप्टर होगा उत्सर्जन तंत्र एवं श्वसन तंत्र। एक मिनट थोड़ा सा टाइम देंगे भाई। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। सॉरी, आज हम लोग का चैप्टर है आपका श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र, ये दोनों चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पीडीएफ सही था, बस कन्फ्यूजन थे हम, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा कि क्लास अच्छे से चल रही है और आप सभी लोग जुड़िए और लगातार पढ़ाई अपनी करते रहिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। चलिए, तो श्वसन पहला ही चैप्टर का पहला क्वेश्चन करा है, श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु, यानी श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग मात्रा कितनी होती है। कहने का मतलब श्वसन में बाहर, जब हम लोग सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं, उसमें जो बाहर निकलती है वायु, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 4% होती है। कितनी होती है भाई? 4% होती है। कह रहा है कि अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वास नली प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा? श्वास नली प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है, तो केवल त्वचा से। शीत निद्रा के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करता है। चलिए, मेढक त्वचा से भी श्वसन करता है भाई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है। यानी कि जो यातायात पुलिस होती है, वो जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं नशे में, तो उनकी श्वास से किस गैस द्वारा पता कर लेते हैं कि ये नशे में है कि नहीं है। तो इसके लिए कौन सी गैस होनी चाहिए, तो गैस का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये आपका ऐसी गैस है जिसे पता चल जाता है कि शराब पिया है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन था, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 17%। कितनी प्रतिशत? 17%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, यानी O2 का अवशोषण करता है, तो लाल रक्त कणिकाएं। कौन? लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो करती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ठीक है भाई, तो फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि आवासीय, देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि आवासीय, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो सॉरी आप लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आ जाते हैं अब। कह रहा है कि आवासीय श्वसन में, सॉरी आवासीय नहीं है, सॉरी, कह रहा है कि अवावयवी श्वसन में पेशी कोशिकाएं
ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर, किसमें? तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है। कहा कि भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लाटिस के द्वारा ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद की जाती है? जब हम लोग भोजन को निगलते अंदर तो मेरा श्वसन क्या होता है? बंद हो जाता है। तो किसके द्वारा, किस मार्ग द्वारा बंद होता है, किस अंग के द्वारा बंद होता है? तो वो अंग है आपका एपिग्लाटिस होता है, जो उसी के द्वारा बंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है रुधिर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? तो रुधिर के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं भाई। करा कि क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। यानी कि ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन को ग्लाइकोलिसिस क्रिया का सामान्य चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में होता है। किसमें? एटीपी अणु में होता है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किसके द्वारा होता है, किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है इसलिए। कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी, जो आरबीसी होती है रेड ब्लड, ठीक है, लाल रुधिर कणिका, तो ये जो होता है वो कम संख्या अधिक क्यों होती है? तो क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है इसलिए उसकी आरबीसी अधिक होती है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। कौन कौन से भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पाइरुविक अम्ल। कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पाइरुविक अम्ल होते हैं, पाइरुविक। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवासीय श्वसन, कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। जो अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितना होता है? तो 12 से 15 बार। जो श्वसन दर होता है 1 मिनट में 12 से 15 बार होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए यहाँ से, कह रहा कि ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल,
में परिवर्तित हो जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, करा कि ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज होता है किस में परिवर्तित भाई, तो आपका पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा है कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है। करा कि किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है। तो कौन सा कारण है भाई, तो ये कारण है आपके सामने देख लीजिएगा। करा कि वायु की कमी, ऑक्सीजन O2 की कमी है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। किसके कारण भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण और वायु की कमी, वायु फिर बोल दिए, ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए करा कि अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है, तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। किसके प्रकार, सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या हो गया भाई आज। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। किसमें, देखिए कह रहा है, कहा कि मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है, तो प्लूरल कला का। किसका, प्लूरल कला का बना होता है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। सर्वाधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है, तो 24 ATP अणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणु शुद्ध लाभ होता है, तो 2 अणु का। कितने का, शुद्ध 2 अणुओं का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन करा कि किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी ईस्ट में। किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। देखो जो फुफ्फुस धमनी होता है उसके द्वारा आपको फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त पहुँचाया जाता है। अब करा कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अनिल में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। तो समझ में आया, यानी कि अशुद्ध रक्त किसके द्वारा होता है, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, और शुद्ध जो होता है वो शिरा के द्वारा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि श्वसन गुणांक। क्या कह रहा है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो गैनांग श्वसन मापी से। किससे, गैनांग श्वसन मापी ये होता है, इसके द्वारा उसका मापन किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है।
क्या कहलाता है भाई, हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा कोई परिवर्तित नहीं होती, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता आपके श्वसन की क्रिया में। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और कह रहा है कि इस क्वेश्चन का, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क में, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने से औसत दर 72 बार मिनट में होती है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। तो ये तो सभी को याद है। चलिए आ जाते हैं, अगला चैप्टर आपका हो जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ ये आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा और एक एक बार कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च की। जो स्टार्च होता है उसका पाचन में सहायक कौन होता है, तो लार होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होती है, तो अग्नाशय द्वारा। यानी जो लाइपेज नामक एंजाइम होती है कहाँ से स्रावित होती है, तो अग्नाशय के द्वारा। चलिए अगला देखिएगा। अगला कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा में जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। अब कौन सा पाचक हार्मोन होता है जो छोटी आंत से स्रावित होता है, तो सिक्रेटिन होता है। जो सिक्रेटिन होता है वो छोटी आंत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। जो पित्त का संचय होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय में। अगला कह रहा है कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है। देखिए पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, और पित्तरस जो होता है संचित कहाँ होता है, तो जो संचित होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है भाई। आप लोग इसको इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिएगा। बहुत बार पूछा है कि पित्तरस एकत्रित होता है, तो पित्तरस जब एकत्रित हो रहा है तो पित्ताशय में हो रहा है, लेकिन कहाँ से बनता है, तो आपका ये बन जाता है यकृत में, लीवर। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है कि यह वसा को अवसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। यानी जो ये पित्तरस होता है ये, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, तो आंत में। किसमें, आंत में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैस्ट्रीन। जो होता है गैस्ट्रीन, यही अमाशय की भित्ति से स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो हल्के अम्लीय माध्यम में। किसमें, हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। अगला क्या करा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा कि अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन, अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है, तो क्रमाकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पित्त में। किसमें, पित्त में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। चलिए अगला जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है,
कह रहा कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, तो HCl, अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी बताया, तो ये नष्ट कर देता है। चलिए आगे आ जाते हैं। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, तो बड़ी आंत में। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, तो बड़ी आंत में पाई जाती है। किस में भाई, बड़ी आंत में पाई जाती है। चलिए कह रहा है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है यकृत कहलाता है। क्या कहलाता है, यकृत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा, इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कह रहा कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन, अग्नाशय। और पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय। कह रहा कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत ही प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद क्या है आपका, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि कार्ड मछली के यकृत तेल में, जो कार्ड मछली होती है, कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। और जब हम लोग विटामिन का जो चैप्टर पढ़ते थे उसमें भी आप देखे होंगे विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत तो कार्ड मछली थी, उसके यकृत तेल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मम्प्स और गलसुआ जो होता है वो पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। जो मम्प्स और जो गलसुआ होता है वो पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटीड ग्रंथ में सूजन, जलन व दर्द हो जाता है, होने लगता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया, सूजन होने लगेगा, जलन होगा और वो दर्द होने लगेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। करा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो अग्नाशय में। किस में, अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है, तो अग्नाशय से। किससे, अग्नाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथि, करा कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं, तो अमाशय में पाई जाती हैं। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रम्बिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन। कौन सा, हिपैरिन होता है जो ये जमने से रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। करा लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो वृक्क यानी किडनी पर। यदि आप लंबे समय से उपवास ज़्यादा रख रहे हैं, कम भोजन खा रहे हैं, तो आपकी किडनी प्रभावित हो सकती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। है तो भैया छोटी, लेकिन पूरा संपन्न जो होता है भोजन का पाचन, ये छोटी आंत में ही होता है सर्वाधिक। चलिए मानव शरीर की छोटी आंत होती है। अब देखिए इसको आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत क्या होती है, अवशोषण के लिए। किसके लिए, अवशोषण के लिए होती है। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। देखिए क्वेश्चन भाई समझ में लीजिएगा, आपको CDP से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है यहाँ से कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना शुरू करते हैं। तो कितने महीने में दांत आना शुरू करते हैं बच्चों को,
तो 6 महीनों में, कितने महीनों में? 6 महीनों में आते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। करा कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी से। किसके द्वारा? तो किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या करा कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कौन सी? जस्ता। कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो भाई जस्ता होती है। चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। कहा कि मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। कौन सा निकलता है? तो मध्यवर्ती इंसाइजर दांत। बच्चों में जो दांत सबसे पहले निकलता है तो कौन सा निकलता है भाई? मध्यवर्ती इंसाइजर दांत जो होता है वही निकलता है सबसे पहले। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग अपने पढ़ाई को और बेहतर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एग्ज़ाम ज़्यादा हो जाए और नोटिफिकेशन डेली कुछ तो कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, हो सकता है यूपी में भी हो जाए, बिहार में भी हो जाए। तो अपनी तैयारी को एकदम मजबूत और बेहतर तरीके से करिए। और ये जीएस और विज्ञान का जो ये सिलेबस है लगभग कोई भी एग्जाम हो सभी में पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो एनसीईआरटी महेश बड़वाल की है, यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपका जो साइंस का पोर्शन है और मतलब जीएस जी के जहाँ तक उम्मीद है हमें को आपका 80% तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने को मजबूत बनाइए, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको बार बार रिवीजन करिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 25 से 30 मिनट का वीडियो रहता है। आप चाहे तो उसको 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं और स्पीड बढ़ा करके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। तो जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले आप सभी से कहेंगे कि भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।